नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गोयल आपका स्वागत करता हूं मंथन आईएएस एकेडमी मनावर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश के ग्रामर और पेडागोजी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमपीटीटी ग्रेड 3 की जो एग्जाम 19 सितंबर 2020 को होने वाली है उसके सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। थैंक यू। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों आपका। और जैसे कि हमारा फर्स्ट लेसन था जिसमें कि हमने प्रेजेंट सिंपल को कवर अप किया था, और प्रेजेंट सिंपल में हमने उसका एक्टिव पार्ट और पैसिव पार्ट दोनों ही देखा था। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ में कुछ नई चीज़ें रहेगी, और इसमें भी हम एक्टिव पैसिव दोनों चीज़ें साथ में लेके चलने वाले हैं। तो उसके पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। तो जिनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। जनरली जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो बच्चों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कुछ बच्चों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट नहीं पता होता है, तो वो उसमें अधिकतर गलती कर देते हैं। इस चीज़ को कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न को कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के जो टाइप्स होते हैं उस पर थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला टाइप जो होता है वो यस नो टाइप का होता है, और दूसरा टाइप जो होता है वो डब्ल्यू एच टाइप का होता है। पहले वाले की बात करें, यस नो टाइप क्या चीज़ है, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पहचान ये है कि ऐसे क्वेश्चन या ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनके आंसर देने के लिए हमें केवल यस या केवल नो दोनों में से कुछ भी बोल दो तो सामने वाले को पूरा आंसर मिल जाता है, अर्थात उसे हमें पूरा सेंटेंस बोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदी का ही एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे हिंदी में मैंने किसी से पूछा कि क्या आप चाय पीते हैं, तो सामने वाला बोलेगा हाँ, या अगर वो चाय नहीं पीता तो बोलेगा ना, अर्थात केवल यस या केवल नो बोलकर वो अपनी पूरी बात हमें समझा सकता है। अब उसे पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं चाय पीता हूँ या नहीं मैं चाय नहीं पीता, ऐसा पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर देने के लिए केवल यस या केवल नो बोलना पड़े और सामने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए, ऐसे सेंटेंस आपके यस नो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल है डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, सामने वाला बोलेगा यस या नो। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है, तो आंसर होगा उसका यस या नो। तो ये तो हुई यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप की बात करते हैं। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस या ऐसे इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आंसर देने के लिए पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। हम केवल यस या केवल नो बोलकर इनका आंसर नहीं दे सकते, या अगर हमने केवल यस या केवल नो बोला तो सामने वाला हमारे सेंटेंस के अर्थ को नहीं समझ पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझसे किसी ने पूछा आप कहाँ काम करते हो,
तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। मुझे पूरा पूरा सेंटेंस बोल के बताना पड़ेगा कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ या मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। ऐसा मुझे पूरा सेंटेंस बोल के बताना पड़ेगा। इसके भी कुछ सेंटेंस पुटअप किए हैं मैंने। पहला एग्जांपल है, वाई डोंट यू गो टू स्कूल। यहाँ पे इसने पूछा है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, मतलब कि मुझे पूरा रीज़न या पूरा सेंटेंस बोल के बताऊंगा, तभी उसको समझ में आएगा। दूसरा सेंटेंस है, वेयर डज सी वर्क। वह कहाँ काम करती है। तो इसका आंसर देने के लिए भी मुझे पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाले को मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे कुछ नोट है। नोट में कुछ सिंपल से नियम मैंने पुट किए हैं। तो पहला नियम है कि यस नोट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वाक्य चाहे जिस टेंस का हो, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेजेंट सिंपल के वाक्य देखे, तो प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों में यदि वाक्य या क्वेश्चन आपका यस नो टाइप का है तो उसकी शुरुआत हमेशा डू या डज से होगी, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आपका डब्ल्यू एच टाइप का हुआ तो उस वाक्य की शुरुआत में हमेशा कोई ना कोई डब्ल्यू एच वर्ड होगा और उसके बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। अब डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, तो डब्ल्यू एच वर्ड बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ मैंने डाले हैं, जैसे वाई, वैन, वेयर, हु, हाउ, हुम आदि। इसके अलावा भी कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। तो ये तो बात हुई ग्रामर की कुछ बेसिक रूल्स की, जो सभी टेंस में काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। जैसा कि हमारा एक रूल है कि जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा आपका सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो हम वहाँ पे वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। तो ये जो रूल है, हाउ टू ऐड एस और ईएस, मतलब कि एस या ईएस हमें कैसे ऐड करना है, उसके लिए कुछ रूल्स है जो तब अप्लाई किया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हमें वर्ब में एस या ईएस लगाने की ज़रूरत होगी। तो वहाँ हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कब कब एस लगाना है और कब कब ईएस लगाना है। उसके बहुत ही सिंपल से रूल है यहाँ पे, जिसमें पहला रूल ये है कि यदि वर्ब के अंत में यदि एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स हो तो हम उस वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स हो तो उस वर्ब के अंत में एस लगाते हैं। लेकिन यदि वर्ब के अंत में वाई हो, वर्ब के अंत में क्या हो, वाई हो, तो फिर हम वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस लगाते हैं। यही आपका एस या ई एस लगाने के सिंपल रूल हैं। इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल होता है कवर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो एक ऐसा टेंस जहाँ पे हमें क्रिया के वास्तविक में होने का बोध होता है, अर्थात हमें वाक्य को सुनने से ऐसा लगता है कि क्रिया वास्तव में हो रही है। व्हेनेवर वर्ब टेक इन एक्शन, जब भी आपकी वर्ब जो है वो एक्शन में आ जाए तो हम कहेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस के हैं। चलिए इंडिकेशन देखते हैं। इसका इंडिकेशन अर्थात पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया अर्थात वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के शब्द आते हैं तो वहाँ पे वो जो सेंटेंस होंगे वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। अब इसमें भी हम एक्टिव और पैसिव दोनों ही साथ में लेके चल रहे हैं, तो दोनों के पहले हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है, पहले एक्टिव के रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम पैसिव के रूल्स देखेंगे। तो
एक्टिव के रूल्स ये है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब ये तो सबको पता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, जैसे ही शी इट, और आई के साथ में हमेशा एम लगाते हैं, और जब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ में आर लगाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रहे कि कंटिन्यूअस आपके जितने भी होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, उनमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुई एक्टिव के रूल्स की बात। अब बात करते हैं पैसिव के रूल्स की बात। तो पैसिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर का ही यूज किया जाता है, और यहाँ पे वर्ब जो है वो V3 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन साथ में बिंग का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे ये बिंग कैसे आ गया। तो इसका एक छोटा सा रीज़न है। जैसे कि हम जानते हैं कि पैसिव चाहे किसी भी टेंस का हो, वो V3 या वर्ब के थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बन सकता। तो एक रूल तो ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा रूल ये है कि भैया कंटिन्यूस कोई सा भी हो, कंटिन्यूस आईएनजी के बिना नहीं बन सकता। तो फिर सॉल्यूशन क्या? वर्ब के थर्ड फॉर्म में तो हम आईएनजी पुट कर नहीं सकते। तो जैसा कि हमने सबसे शुरू में देखा था, हमने देखा था वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी यानी बी एक ऐसी बेसिक क्रिया है जो हर टेंस में इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहती है, जिसका अर्थ होता है होना। जब भी कोई क्रिया होती है तो वो बी के फॉर्मेट में वहाँ पे मौजूद रहती है। तो हम क्या करते हैं, बी में आईएनजी लगा सकते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म में आईएनजी तो नहीं लगा सकते, लेकिन बी के साथ में हम आईएनजी पुट कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपके कंटिन्यूस के वाक्य आएंगे और अगर पैसिव में हुए तो हमें उनके साथ में बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हुई बात प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव और पैसिव के रूल्स की। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है वो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पे एक्टिव के रूल्स हमने फॉलो किए। यहाँ पे ही है तो एक वचन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ में इज लगाया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो है आपका राइट, और राइट के साथ में हमने लगाया आईएनजी, और बाकी आपका ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा लिख दिया। और हमें पता है पैसिव के हमको पुराने रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो इसलिए हमने यहाँ पे अ लेटर को सबसे पहले लिखा। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है इज, ये अ लेटर को देखते हुए लगाई है, तो इज हमने अ लेटर को फॉलो करते हुए लगाई है। उसके बाद में हमने पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिंग लगाया, और उसके बाद में राइट का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? रिटन, तो हमने राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद में बाय और ही का हमने कर दिया यहाँ पे हिम। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है यू आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, तुम फूल नहीं तोड़ रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू है और प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ में यहाँ पे लगाएंगे आर। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लग के साथ में क्या लगा दिया? आईएनजी। चलिए देखते हैं इसका पैसिव। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय यू। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो है द फ्लावर्स। दो फ्लावर्स को हमने सबसे पहले लिख दिया। अब फ्लावर्स जो है वो बहुवचन है या प्लूरल है, इसलिए हमने इसके साथ में प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब है आर वो लगा दी। और उसके बाद में हमने यहाँ पे बिंग, और उसके बाद में प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड, और उसके बाद में बाय यू। इसी तरह से हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो है इज शी कॉलिंग मी। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो कभी भी उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होता। फॉर्मेट चेंज नहीं होता है अर्थात यदि आपका वाक्य एक्टिव में, आपका सेंटेंस एक्टिव में अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव में अफर्मेटिव में ही बनेगा। यदि वाक्य आपका एक्टिव में निगेटिव में है तो पैसिव में भी आपका वाक्य कैसा बनेगा? निगेटिव में ही बनेगा। और यदि वाक्य आपका इंटरोगेटिव में है तो पैसिव में भी आपका वाक्य कैसा बनेगा? इंटरोगेटिव में ही बनेगा। अर्थात हमें कभी भी वाक्य का फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। देखते हैं वाक्य इज शी कॉलिंग मी। तो यहाँ पे मी का सबसे पहले हम लगाएंगे आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, उसके बाद बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, और किसके द्वारा? बाय हर के द्वारा। यहाँ पे एक सेंटेंस और मैंने कवर किया थोड़ा डिफरेंट टाइप का। समबडी इज पिकिंग अप माई पर्स, कोई मेरा पर्स चुरा रहा है या उड़ा रहा है। हमने पैसिव का एक रूल पढ़ा था कि जब भी पैसिव में
ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बिना सब्जेक्ट के बिना यदि वाक्य का पूरा अर्थ हो रहा हो तो वहाँ हमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखते हैं यहाँ पे somebody is picking up my पर्स, कोई मेरा पर्स उठा रहा है या चुरा रहा है, तो इसका पैसिव बनेगा माई पर्स इज बीइंग पिक्ड अप। अब हमें यहाँ पे बाय समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाक्य का अर्थ ऐसे ही पूरा हो रहा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल।